हाय, क्या आपको पता है इंडिया आज डिजिटल पेमेंट्स के मामले में एक लीडर बन के बैठा है। जी हाँ, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और इतने जल्दी अडॉप्ट करके स्केल करने का काम सिर्फ इंडिया ही कर पाया है। और अगर थोड़ी बहुत कसर बाकी रह भी गई थी तो कोविड-19 ने इस कैश से डिजिटल ट्रांजिशन के प्रोसेस को और स्पीड अप कर दिया। इनोवेशन और डिसरप्शन को आखिर कौन कैद कर सकता है। आज हर एक प्रॉब्लम एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए हजारों रास्ते खोलती है। और उसी तरह से ग्लोबली जब ये क्रिप्टो करेंसी का एक जबरदस्त बूम फेज चला था, तब दुनिया भर के देश के लीडर्स, उनके सेंट्रल बैंक्स इस टॉपिक को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। अब आखिर कोई भी देश अपने देश की मॉनेटरी पावर भला एक अनजान और गुमनाम सिस्टम को क्यों सौंपेगा। लेकिन इस क्रिप्टो के डिमांड ने इन्हीं सरकार और उनके सेंट्रल बैंक्स को शायद ये भी सोचने पे मजबूर किया कि आखिर ऐसा क्या है इस क्रिप्टो में जो ये इतनी डिमांड जनरेट कर पा रहा है। और शायद इसी सोच के साथ दुनिया भर के लीडर्स निकल पड़े अपने देश की डिजिटल करेंसी के रेस में। जी हाँ, डिजिटल करेंसी, वो भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज के इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ नवंबर 2022 को हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई ने इंडिया की इकोनॉमी को एक बड़ी विंटर गिफ्ट दी और वो है सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये एक डिजिटल फॉर्म में करेंसी होगी। डिजिटल फॉर्म में करेंसी, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जब भी आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑफिस में क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए आपने कुछ सामान खरीदा। अब ये सामान के बदले आप दुकान वाले को जो कैश देते हैं, अगर उन करेंसी नोट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ 100 रुपीज। अब आप बोलोगे कि 1 रुपी के नोट पर तो ऐसा नहीं लिखा होता है, तो वो इसलिए क्योंकि 1 रुपी के नोट आरबीआई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो इसके अलावा अगर किसी नोट को आप ध्यान से देखोगे तो वो प्रॉमिस स्टेटमेंट के अलावा उसके नीचे हमारे आरबीआई गवर्नर का साइन भी रहता है। मतलब इसे गवर्नमेंट का अप्रूवल है और इसी वजह से इसे फिएट करेंसी भी कहा जाता है। अब डिजिटल करेंसी में सारी चीजें सेम रहेंगी, गवर्नमेंट का अप्रूवल वगैरह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि कैश के बदले में आप इसे डिजिटली पे कर सकते होंगे। बेसिकली सीबीडीसी भी फिजिकल कैश की तरह सेंट्रल बैंक द्वारा इशू किया हुआ लीगल टेंडर है, बस डिजिटल फॉर्म में है। मतलब ये हमारे सेंट्रल बैंक इशू किसी फॉर्म में पैसों के साथ 1-to-1 एक्सचेंजेबल है। एक मिनट, वो तो आप अभी भी करते हो, है ना? राइट? यूपीआई के जरिए फोन पे, गूगल पे, भीम वगैरह जैसे ऐप्स यूज करके आप आज भी ऑनलाइन पेमेंट तो करते ही हो। तो फिर आखिर ये सीबीडीसी अलग कैसे है? और अलग जाने दो, जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो आखिर ऐसी क्या जरूरत हो गई थी कि आरबीआई को एक अलग डिजिटल करेंसी लानी पड़ी? अगर वैसे देखें तो यूपीआई और सीबीडीसी एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही आपको डिजिटल मोड में फंड्स ट्रांसफर या फिर ट्रांजैक्शन करने देते हैं। लेकिन अगर आप एक बैंक के हिसाब से और इवन अकाउंटिंग के हिसाब से देखते हैं तो इसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। चलिए समझते हैं इसको कैसे। आप जब एक दुकान में जाकर एक मैगी का पैकेट खरीदते हैं तो पेमेंट के टाइम पे आप फोन पे या पेटीएम या गूगल पे से नॉर्मली पेमेंट करते हैं, राइट? अब जब आप पेमेंट करते हो तो ऐप में नोटिफिकेशन आती है अमाउंट डिडक्टेड, और दुकान वाले अंकल के वहां पे एक स्पीकर पे आवाज आती है पेटीएम पे 200 रुपए प्राप्त हुए। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फंड्स एक्चुअली में तभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। वो आपको दिखाएगा जरूर कि अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में बैंक में वो ट्रांजैक्शन तब नहीं होता। कंफ्यूज्ड? अगर आपका अकाउंट इंडियन बैंक में है और सामने वाले का अकाउंट एसबीआई में है तो दोनों बैंक्स हर ट्रांजैक्शन पर मनी एक्सचेंज नहीं करते हैं। आखिर पूरे दिन में दोनों बैंक्स के बीच में यूपीआई के थ्रू ही कितने ट्रांजैक्शंस होते होंगे। आजकल लोग कटिंग चाय से लेके डोमिनोज पिज्जा तक सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट से ऑर्डर करते हैं। तो बैंक्स भी इस बार सारे ट्रांजैक्शन से छुटकारा पाने के लिए एंड ऑफ द डे या फिर कोई फिक्स इंटरवल पे नेट ट्रांजैक्शंस को सेटल करते हैं। मतलब कि अगर पूरे दिन में एसबीआई से इंडियन बैंक में 150 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुए और इंडियन बैंक से एसबीआई में 50 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुए तो सेटलमेंट के टाइम एसबीआई से इंडियन बैंक में 100 करोड़ रुपीस ट्रांसफर होंगे। मतलब यहाँ दो बैंकिंग सिस्टम्स एक्चुअल में इन्वॉल्व थे।
पर जरा आपके कैश ट्रांजैक्शन वाला एग्जाम्पल याद करिए। आपने कोई चीज की और सामने कैश में पेमेंट किया, क्या कोई बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ? ठीक उसी तरह से जब आप डिजिटल मनी के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें कोई बैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं होगी। मतलब जब आप किसी को पेमेंट करोगे या फिर किसी के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो पैसे डायरेक्टली आपके आरबीआई के पास बैंक अकाउंट है, उसमें से डायरेक्ट सामने वाली पार्टी के आरबीआई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आसान भाषा में बिल्कुल आपके कैश ट्रांजैक्शन जैसा, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि सीबीडीसी कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। आखिर क्रिप्टो भी एक तरह से कुछ इसी तरह से ऑपरेट होता है। फिर ये अचानक से सबकी जुबान पर सीबीडीसी कहाँ से आ गया? इसका जवाब इस सवाल में ही छुपा है। जी हाँ, जैसे जैसे क्रिप्टो लोगों के बीच में पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे सेंट्रल बैंक्स और ग्लोबल लीडर्स इसे एक सीरियस वे में लेते गए। आखिर कौन सा देश अपनी इकोनॉमी या फिर मॉनेटरी सिस्टम, एक अनजान सिस्टम, और वो भी जो इतना हाईली वॉलेटाइल हो, उसके हाथ में दे देगा? उससे अच्छा इन नेशंस ने सोचा क्यों ना अपनी ही डिजिटल करेंसी लेके आ जाते हैं। क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन और सीबीडीसी में मेन फर्क ये है कि बिटकॉइन गवर्नमेंट के परव्यू से बाहर है। एक मॉनेटरी सिस्टम को एक या उससे ज्यादा रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी वजह से शायद अलग अलग देश इस डिजिटल करेंसी की रेस में लग गए। अब जब हम क्रिप्टो करेंसीज और सीबीडीसी की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें पहले उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी होगी। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को इस तरह रिकॉर्ड करता है कि किसी के लिए भी उसको चेंज, हैक या सिस्टम को चीट करना इम्पॉसिबल हो जाए। इसेंशियली ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल लेजर है जो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस और ओनरशिप का रिकॉर्ड रखता है। और यहाँ आता है सीबीडीसी और हाईली वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज के बीच एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सीबीडीसी जो प्राइवेट परमिशन्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क यूज करते हैं, उनके केस में रिकॉर्ड हुई ये ट्रांजैक्शन डिटेल सिर्फ सेंडर, रिसीवर और बैंक के पास रहेंगी, ना कि पब्लिक के पास। प्राइवेट परमिशन ब्लॉकचेन का मतलब है कि इस नेटवर्क पर हर कोई डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, और इसी वजह से ये एक रेगुलेटेड सिक्योरिटी या फिर सेंट्रलाइज सिक्योरिटी मानी जाती है। इनका मेन पर्पस है यूजर्स की प्राइवेसी को बनाए रखना। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन ज्यादातर पब्लिक ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करती हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन पर हर कोई फ्री है उस नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज एक तरह से बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये फीचर सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसीज के बीच एक की डिफरेंशिएटर है। सिंस पब्लिक ब्लॉकचेन पर हर कोई आके ट्रांजैक्शन डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से ये डिसऑनेस्ट इंटेंशंस रखने वालों का आसानी से निशाना बन सकता है। इसलिए ऑथराइज्ड नेटवर्क्स पर सीबीडीसीज ऑपरेट करेंगे, जहां पर हर एक सीबीडीसी यूनिट या फिर डिजिटल रुपी यूनिकली आइडेंटिफाइबल और ट्रेसेबल होगा। इंडिकेशंस है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई नेटवर्क जो यूपीआई को होस्ट करता है, वही सीबीडीसी को भी होस्ट करेगा। इसलिए अगर सही तरह से इंप्लीमेंट हुआ तो डिजिटल रुपी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो हमारे देश में यूपीआई के बाद एक और स्ट्रेटेजिक चेंज होगा, जो हमारी बैंकिंग और पेमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबली नए फ्रंटियर पर लेकर जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांजैक्शन टाइम और उससे रिलेटेड कॉस्ट को तो वो कम करेगा ही, लेकिन वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कैशलेस बनाने में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। डीमोनेटाइजेशन के 6 साल बाद भले ही यूपीआई पार डिजिटल ट्रांजैक्शंस ने पेस गेन किया हो, लेकिन कैश पर हमारे देश की डिपेंडेंसी आज शायद उतनी रिड्यूस नहीं हुई है। डीमोनेटाइजेशन के पहले हमारे यहाँ 17 ट्रिलियन रुपीज वर्थ ऑफ कैश सर्कुलेट हो रहा था, और एज ऑफ 21 अक्टूबर 2022 ये नंबर 30.8 ट्रिलियन रुपीज के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। तो अब आप पूछोगे कि कैश में भले क्या प्रॉब्लम है भाई? फिजिकल कैश को मैनेज करना डिफिकल्ट है, हमारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। अभी तक आप जान ही गए होंगे कि यूपीआई ने हमारी लाइफ कितनी आसान कर दी है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि कैशलेस जाने से हमें और क्या क्या फायदे हैं? जब भी कोई ट्रांजैक्शन डिजिटली होता है तो वो ऑथेंटिकेटेड होता है, जिसकी वजह से देश में करप्शन और ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है। और इसी तरह जब इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो उसकी ग्रोथ तो अनिवार्य है। यहाँ पे डिजिटल रुपी का रोल बहुत ही अहम होगा। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपी सिस्टम इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंप्रूवमेंट लाएगा, और साथ ही हमारे मॉनेटरी और पेमेंट सिस्टम्स को और भी ज्यादा एडवांस करेगा। प्लस सिंस हमारी डिजिटल करेंसी पर कोई जियोग्राफिकल लिमिट्स नहीं लागू होंगी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, जो हमारे देश के लिए नए रिटेल एवेन्यूज ओपन अप करेंगे। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अनलाइक यूपीआई, डिजिटल रुपी को यूज करने के लिए आपको
वहीं बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब सारे ट्रांजैक्शंस के अकाउंट्स रियल टाइम सेटल हो रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह इकोनॉमी एक तरह से फ्रॉड्स और मैल प्रैक्टिसेस से इंसुलेटेड हो जाएगी। फायदा तो साफ है, लेकिन क्या डिजिटल रुपी सही में इंडिया का फ्यूचर बन सकता है? आरबीआई ने क्लियरली कहा है कि वो इस समय डिजिटल रुपी या सीबीडीसी को करंट मॉनेटरी सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए नहीं बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया, आरबीआई ने पानी को टेस्ट करते हुए हाल ही में इंडिया का पहला डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है होलसेल बैंकिंग सेगमेंट के लिए। आरबीआई ने पब्लिक को जताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट करना इस पायलट का यूज केस रहेगा, जिसके लिए उन्होंने इंडिया की कई प्रीमियर बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को पार्टिसिपेट करने के लिए आइडेंटिफाई किया था। और कल ये अनाउंसमेंट हुआ है कि आरबीआई अगले महीने रिटेल सेगमेंट के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। अब यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि होलसेल सीबीडीसी और रिटेल सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है। अरे है तो वो डिजिटल रुपी ही, मगर उनका पर्पस अलग अलग है। होलसेल सीबीडीसी उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स और आरबीआई के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं उनके लिए है, जैसे कि बैंक्स, जहां पहले आरबीआई इन ट्रांजैक्शंस के बीच में इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता था, वहीं अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली बिना आरबीआई के इंटरवेंशन के सीमलेसली ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। ये इन बैंक्स को सेंट्रल बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस और उनके सेटलमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आरबीआई अपने बीच के काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क को भी मिटिगेट कर पाएगी। और दूसरी तरफ रिटेल सीबीडीसी हम जैसे जनरल पब्लिक के लिए इशूड करे जाएंगे, जो हम किसी भी स्टोर में यूज कर पाएंगे। तो ये डिजिटल रुपी किस तरह से हमारी जिंदगी बदलने वाला है? डिजिटल रुपी एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्ट लायबिलिटी है, जो उसे एक लीगल टेंडर बनाता है। और शायद इसी रीजन की वजह से कंज्यूमर की कैश पर से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए। सीबीडीसीज ब्लॉकचेन पावर्ड डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम पेटीएम वॉलेट यूज करते थे। और ठीक उसी तरह ये इजीली फिजिकल करेंसी में फ्रीली कन्वर्ट भी हो सकते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल रुपी हमारी शॉपिंग टेंडेंसीज, हम बिजनेस कैसे करते हैं और हमारे सेविंग पैटर्न को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हमारी लाइफ काफी इजी कर देंगे। इंडियन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर अपने फॉरेन ट्रेड्स का सेटलमेंट बिना किसी टाइम डिफरेंस के साथ कर पाएंगे, जो देखा जाए तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट होगा। और जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्ल्ड ओवर नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाएंगे और एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, तो सीबीडीसी इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। प्लस ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से गवर्नमेंट सब्सिडीज बिना किसी लीकेज के लोगों और बिजनेस तक पहुंच पाएंगी और इसका हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन पर इंपैक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैक्रो लेवल पर भी डिजिटल रुपी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स को हमारी इकोनॉमी की स्थिति पर रियल टाइम विजिबिलिटी और इंसाइट्स दे सकती है, जो उनको अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को प्रिसिजन से एग्जीक्यूट करने में मदद करेगी। तो जैसा कि हमने देखा, बाय इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल रुपी, आरबीआई एग्जिस्टिंग फिजिकल करेंसीज और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की आशा कर रहा है। लेकिन इतने बड़े देश में किसी भी रिफॉर्म को बड़ी बारीकी से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। रूरल सेक्टर इकोनॉमी जो अभी भी कुछ हद तक ट्रेडिशनल पेमेंट स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आ पाई है, शायद इस इनिशिएटिव में आसानी से इंटीग्रेट ना हो पाए। ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स भी एक चैलेंज है, जिसके लिए आरबीआई को प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। बॉटम लाइन तो ये है कि आरबीआई को इन पायलट्स के जरिए हमारे डिजिटली इग्नोरेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट है उसका थरो रिसर्च करना होगा। मगर खुशी की बात यह है कि आरबीआई बड़ी सतर्कता से डिजिटल रुपी के रोल आउट की ओर बढ़ रहा है और उन्हें इन सब चैलेंजेस का ध्यान है। हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो पैसा बड़ी दूर तक आ गया है, बार्टर सिस्टम से लेके फिजिकल कैश और अब डिजिटल करेंसी। चलिए देखते हैं फ्यूचर ने हमारे लिए क्या स्टोर में रखा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.